चलिए तब हम टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं, जो इसकी कोलाइडल पार्टिकल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, हमने इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी देख ली, क्वालिटेटिव भी देख ली, मैकेनिकल देख ली, और चौथी है इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अभी मैंने सिनेमा हॉल वाला दिखाया था आपको कि जो प्रोजेक्टर से लाइट आती है वो कैसे आती है, स्क्रीन में आती है कोन फॉर्म में, ऐसे कोन फॉर्म में आती है ऐसे। ठीक है, तो इसे टिंडल कोन बोलते हैं। और आपने देखा होगा उसके ब्लूइश से टिंट होती है। आप अंधे होंगे अगर आपको ब्लूइश टिंट नहीं दिखती, ब्लू से टिंट होती है उसकी, ब्लूइश टिंट, ये चीज़ है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो आपको पता है जब हम एक स्ट्रॉन्ग या कन्वर्जेंट बीम लेते हैं कोलाइडल, मतलब कोई भी लाइट की, और वो कोलाइडल पार्टिकल से पास करती है, एक स्ट्रॉन्ग या कन्वर्जेंट बीम कोलाइडल पार्टिकल से पास करती है, तो पाथ विजिबल हो जाता है और वो एक ब्लूइश टिंट के साथ आता है कोन फॉर्म में, जिसे हम टिंडल कोन कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ बात करना चाहेंगे। पहले गैप बना लेता हूँ, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा है ना, टिंडल इफेक्ट का, टिंडल कोन का, बहुत बढ़िया। तो हम बोलेंगे वेना स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जेंट, वेन स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इज पास्ड, when a strong and convergent beam of light is passed through a colloidal solution, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट को हम पास करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन से, देन पाथ ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स बिकम्स विजिबल। क्यों, कोलाइडल पार्टिकल कैसे जा रहे हैं आपको पता है, वो जिगजैग जाते हैं, तो पाथ ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स बिकम विजिबल, साफ दिखने लगता है, और एक ब्लूइश टिंट आती है कोन की फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं टिंडल कोन। ठीक है, ये बिकम विजिबल, और विच इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। पहले तो ये लिख लो, विच इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्लियर, शाबाश। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल बिकम विजिबल विच इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट, गुड। और जो हमें अब पार्टिकल से जाती हुई, ये पार्टिकल बनाते हैं ना छोटा सा, यहाँ से लाइट पास कर रहे हो, तो पार्टिकल से जाती हुई जो लाइट दिखेगी वो हमें एक ब्लूइश कोन के टाइप में दिखती है, ब्लू कलर की होती है टिंट उसकी, और कोन फॉर्म में होती है, उसे हम टिंडल कोन बोलते हैं। तो लाइट दैट अपीयर्स, ऐसा आप लिख सकते हो कि लाइट दैट अपीयर्स या ऑब्जर्व्ड हैव ब्लूइश, ब्लू सी टिंट होती है, चमक, नोन एज टिंडल कोन, इसको हम टिंडल कोन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टिंडल कोन कहते हैं। क्लियर। तो व्हेन स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट को हम कोलाइडल सोल्यूशन से पास करते हैं, तो कोलाइडल का पार्टिकल्स का पथ विजिबल हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। और जो लाइट हमें बाहर से दिखती है सोल्यूशन से पास होने के बाद ऑब्जर्व होती है, उसमें नीले रंग की टिंट होती है, उसे टिंडल कोन कहते हैं। हालांकि मैं एक बात बता दूं, जैसे आप लेज़र लाइट लाल कलर की होती है, उसे लेके पानी में बंद करो उसे, जिसके अंदर पानी ना जाए, और कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक के स्विमिंग पूल के अंदर चले जाओ, और अपने भाई बहन दोस्तों को बाहर रखो, उन्हें बोलो कि बाहर से कैसे रंग दिख रहा है, तो उन्हें लाल नहीं दिखेगा, उन्हें नीला दिखेगा। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल का कलर इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, टिंट, कि ऑब्जर्वर कहाँ है, किस मीडियम में, पानी में है, हवा में है, चाहे कोलाइडल पार्टिकल सेम हो। ऐसा आपने देखा था जैसे FeCl3 होता है, रेड होता है, पर बहुतों को पर्पल दिख जाता है। ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम कंसंट्रेशन कितनी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये इसके कुछ एप्लीकेशन है कि जैसे पहले तो सिनेमा वाला ही है, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके कुछ एप्लीकेशन भी हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्शन होती है वो कोन फॉर्म में आती है प्रोजेक्टर स्क्रीन में, और ब्लू टिंटें दिखती है। तो एग्जांपल, जैसे पहला, इन सिनेमा हॉल्स, जो हमारे सिनेमा हॉल्स होते हैं, एक तो मार्कर काम नहीं करते यार आजकल, ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ फिल्म ऑन स्क्रीन, सिनेमा हॉल्स में जब हम पिक्चर को लगाते हैं, पिक्चर मतलब फिल्म, सिनेमा, किसमें, स्क्रीन में। ठीक है, तो क्या होता है, आपको पता है पाथ ऑफ अ लाइट दिख जाता है, द पाथ ऑफ अ लाइट इज़ विजिबल, ये टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होता है, पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल, साफ दिखता है, ये टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होता है। और ऐसे ही देखो, ब्लू कलर ऑफ द स्काई भी टिंडल इफेक्ट की वजह से है, वो भी यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कि द ब्लू कलर ऑफ ए स्काई इज़ ड्यू टू
स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल इन एयर। तो दूसरा यही है ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आपको पता है वो किस वजह से होता है, ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो और अच्छे से लिख पाओगे इसमें, ठीक है। वो भी टिंडल इफेक्ट होता है, पाथ विजिबल हो जाता है कि जहाँ जहाँ ब्लू कलर है वहाँ वहाँ स्कैटरिंग हो रखी होगी तो पाथ विजिबल हो गया। तीसरा यार आपने वो देखा होगा फ्लड लाइट होती है या कहीं मिस्ट हो फॉग हो, तो अगर सामने से कोई व्हीकल अप्रोच कर रही हो तो एक तरह से ब्लाइंडिंग इफेक्ट हो जाता है, हमें कुछ दिखता ही नहीं है, आँख चौंधिया जाती है, उसे बोलते हैं ब्लाइंडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो अब हम ये लिख सकते हैं जैसे व्हेन अ कार हेडलाइट इज़ शोन डायरेक्टली, जब कार की हेडलाइट सीधा आंखों पे पड़ती है, व्हेन कार हेडलाइट इज़ शोन डायरेक्टली, कार की हेडलाइट जब डायरेक्टली दिखती है इन फॉग और मिस्ट, जब फॉग या मिस्ट में, देन ब्लाइंडिंग इफेक्ट, आँख दिखता ही नहीं है ना, तो ब्लाइंडिंग इफेक्ट इज़ ऑब्जर्व्ड, दिखता ही नहीं है, ऐसा लगता है अंधे हो गए, ब्लाइंडिंग इफेक्ट इज़ ऑब्जर्व्ड, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो 3 एग्जाम्पल आई थिंक इज़ इनफ, ठीक है। ये क्योंकि लाइट स्कैटर्ड हो जाती है तो ये ब्लाइंडिंग इफेक्ट आपको दिखता है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो और आप डायग्राम देख सकते हो। तो टिंडल इफेक्ट का मैंने डायग्राम दिखाई रखा है, क्या है, पहले यहाँ पे देखो लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स आपको दिख गया, उसके बाद हमने लेंस लगा रखा है, अंदर क्या है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे एक पार्टिकल से बहुत सारे एरो निकल रहे हैं, लाइट भी कैसे निकल रही है, कोन फॉर्म में, यहाँ पे देखो कोन फॉर्म में निकल रही है, ऐसे है ना, ये हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक से देखो ये टिंडल इफेक्ट है, टिंडल कोन भी आपको दिख ही गया होगा एरो वाला, ठीक है ये। अच्छा चौथा हम ये इसमें क्या देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ नोट में लिख सकते हैं कि लाइट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक देखी, अभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना, कलर वाली, या पहले कलर वाली देख लो, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिख लेना, कलर ऑफ लाइट, लाइट का जैसा कलर है, लाइट अलग अलग रंग की दिखेगी, कभी ब्लू टिंट दिखेगा, कभी लाल दिखेगा, कभी पर्पल दिखेगा, येलो दिखेगा। तो कलर ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, ये हमने देखा ही था, क्रोम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके भी होगा कि हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है उनका नेचर या साइज़ कैसा है, जितना छोटा साइज़ होगा, जितना या कंपेरेबल साइज़ होगा वेवलेंथ के, है ना, उतना ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है, उतना ज़्यादा फिर हमें कलर ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो जब वेवलेंथ ऑफ अ लाइट और साइज़ जो है कोलाइडल पार्टिकल का दोनों कंपेरेबल हो तब जाके अच्छी स्कैटरिंग होती है और कलर मिलता है। ये हमें देखना है आगे कहाँ, रिलिग स्कैटरिंग में, ऑप्टिक्स में। तो अभी तो आप ये लिख लो नेचर ऑफ साइज, नेचर या साइज ऑफ पार्टिकल्स, नेचर या साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है, शाबाश। अच्छा मैंने आपको ये भी बोला कि नेचर इस चीज़ पे भी, मतलब कलर इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर उसे कहाँ से परसीव कर रहा है, बताया था ना भी स्विमिंग पूल वाला वो, तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं नोट कि कलर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द फैक्ट या मैनर इन विच ऑब्जर्वर रिसीव या लाइट या परसीव लाइट, ये लिख सकते हैं। तो द कलर ऑल्सो depends upon the manner in which observer perceive light, in which the manner in which observer perceive light, ठीक है। कलर इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर उसे कैसे परसीव कर रहा है, किस मीडियम में कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड का जो सोल होता है एयू सोल, वो कैसा होता है कलर में, येलो होता है, खुद सोचो, रेड होता है बच्चों, गोल्ड का जो सोल होता है वो रेड होता है कलर में, इज़ रेड इन कलर, COLOR लिख रहा हूँ अमेरिकन वाला, रेड इज़ कलर, दोनों चल जाएंगे। बट जैसे जैसे गोल्ड के पार्टिकल का साइज़ बढ़ता है तो ये रेड से पर्पल होने लगता है, तो एक कंसनट्रेशन वाला भी देख लिया आपने, है ना। बट एज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज़ बढ़ता है तो कलर ऑल्सो चेंजेस, ठीक है, कलर चेंजेस एज, पहले होगा रेड, फिर बनेगा पर्पल, फाइनली बन जाता है ब्लू, और ऐसे ऐसे चेंज होता है, तो एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे आपका चेंज होने लगता है, ठीक है। पहले होगा रेड, फिर पर्पल, ब्लू, और फाइनली आपको पता है, फाइनली आप अगर लिखना चाहो तो मेरी बात मान लो गोल्डन हो जाता है ना, ये फाइनल कलर तो गोल्ड का गोल्डन ही होता है ना, ये चीज़ है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, वो हम लोगों ने लिख लिया है, आप लोग देख लो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। राइटिंग आ रही समझ में, नहीं आ रही कोई बात नहीं, सुन रहे हो ना, बहुत बढ़िया, लिखते रहो। अब कलर के बाद चौथी चीज़ हम देख लेते हैं, क्या चीज़,
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, पहली वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी थी, अब है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो पांचवी हम चीज़ देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। एक मिनट मैं इंक भर लूँ पहले, फिर पढ़ाता हूँ, ठीक है, शाबाश। तो यार जो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, ये एक मल्टी फेसिड कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, अलग अलग तरह की थ्योरी दे रखी है, हम बार बार समझते हैं, पर बेसिकली हम मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि कोलाइड की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन देम, कि उनमें कैसा चार्ज है। अब अलग चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज तो होना चाहिए कैसा भी हो, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उनमें स्टेबिलिटी आएगी। अब थोड़ा पहले हम ये देख लेते हैं कि चार्ज ओरिजिनेट कैसा हुआ कोलाइड में। तो यार बहुत तरीके से होता है, जैसे रबिंग की वजह से हो सकता है, फ्रिक्शनल या मिसल फॉर्मेशन से हो सकता है, और सबसे मेन है इसमें सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कोलाइडल जो सोल्यूशन होता है उसकी अपनी मर्जी होती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो किस तरह के चार्ज को अपने ऊपर जमा कराना चाहता है। चांस उस पर दोनों के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के, पर किसको जमा कराना चाहेगा। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ चार्ज देख लेते हैं, ओरिजिन ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे ओरिजिनेट होता है किसी कोलाइडल सोल्यूशन में। तो पहले तो यार फ्रिक्शनल है, ठीक है, पहले आपको पता ही है, ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो फ्रिक्शन की वजह से हो जाएगा, तो ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ये आपने देखा था जैसे हमने पेप्टाइजेशन करा था ना, तो उसमें हो जाते हैं, शिप करते हैं ना, तो ये FeCl3 ने अपने ऊपर Fe3+ चार्ज चिपका दिया था ना, वो है। तो ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स फेस को डालते हैं और दोनों को शेक या रब करते हैं, रब, ठीक है। तो रबिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज DP एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, रबिंग कराते हैं हम पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इनके बीच में। दूसरा क्या है यार, बाय मिसल फॉर्मेशन, और मिसल फॉर्मेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि सरफेस मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, अलग अलग हो गए, चिपक, मतलब अपनी जगह से हटे और एक जगह चिपक गए, अपनी जगह से हटे और एक जगह चिपक गए, तो इसे बोलेंगे बाय डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल, बाय डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है। लाइक मिसल फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे आ सकता है मिसल्स फॉर्मेशन इन सोप, मिसल्स फॉर्मेशन इन सोप, सोप में जैसे मिसल फॉर्मेशन होती है। राइटिंग समझ में आ रही है? हाँ आई जाएगी आई थिंक। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, और ये उसी की वजह से होता है जो आपने पिछले साल केमिकल इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था, उसकी वजह से होता है, ठीक है। ये तो तीसरा है बाय सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज़ और जुड़ी हुई है, आगे देखेंगे, जीटा पोटेंशियल वो चीज़। तो बाय सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन्स ऑन सरफेस, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस में कौन सा आयन चिपकेंगे उसका हमें सिलेक्शन करना है, तो बाय सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन्स ऑन द सरफेस, ठीक है। तो जनरली यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट होगा, बस यह है, तो लिख लेंगे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा, दैट इज़ कोलाइडल पार्टिकल्स उन्हीं को अपने पे चिपकाने चाहेंगे जिनकी कंसंट्रेशन उनके जैसी ज़्यादा हो, उनके जैसी ज़्यादा हो, उनके जैसी ज़्यादा हो, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यार, क्या लिखेंगे कि जो पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज में, तो द पार्टिकल्स constituting the dispersed phase, constituting the dispersed phase, the particles constituting the dispersed phase absorb only those ions, absorb only those ions, और कैसे, प्रेफरेंशियली, ठीक है, मतलब उन्हें प्रीफर करेंगे, प्रेफरेंशियली। आपको तो पता है सारा कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज में हैं वो सिर्फ उन्हीं आयंस को प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब करना चाहेंगे जो कॉमन है उनके जैसे, विच आर कॉमन लाइक देयर ओन लैटिसाइन, कॉमन लाइक देयर ओन लैटिसाइन, अपने लैटिसाइन के जैसे, यही आपको कॉमन आयन इफेक्ट होता है, ठीक है, लाइक देयर ओन लैटिसाइन। अब इसको थोड़ा समझते हैं, और किस चीज़ से समझेंगे यार, इसको हम समझना चाहेंगे एक एग्जाम्पल लेके।
कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, जैसा सबसे बढ़िया होता है KI का ले लो, ठीक है। इसी चीज़ को समझ रहे हैं हम सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन को, और एग्जाम्पल की हेल्प से समझ रहे हैं। एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल का पहला पार्ट क्या है कि हम KI का सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और KI का सोल्यूशन को एक्वस लेंगे, उसको हम AgNO3 के सोल्यूशन के साथ कराते हैं ऐड, तो देखते हैं क्या होता है। तो इफ़ dilute solution of AgNO3, if dilute solution of AgNO3 is added in aqueous solution of Ki, is added in aqueous solution of Ki, पोटेशियम आयोडाइड, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो AgNO3 के डिल्यूट सोल्यूशन को हमने ऐड करा Ki के एक्वस सोल्यूशन से, तो आपको पता है रफ में रिएक्ट करो तो क्या बनेगा, KNO3 और AgI बनेगा, KNO3 और AgI, KNO3 और AgI डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, KNO3 और AgI डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो हमारा AgI बना, आपको पता है AgI और KNO3 बनेगा, तो जो हमारा द AgI दैट गेट्स प्रेसिपिटेटेड, जो AgI हमारा प्रेसिपिटेट हो गया, द AgI दैट गेट्स प्रेसिपिटेटेड इज एड्सॉर्ब्ड, ठीक है। जो AgI हमारा निकलेगा वो एड्सॉर्ब करेगा किसको, और बहुत सोचने वाली बात है, पर जब मैं दोनों लिख लूँगा आपको समझ में आ जाएगा। I नेगेटिव आयन को एड्सॉर्ब करेगा, ठीक है। प्रेफरेंशियली उसने I नेगेटिव को करा, किसने, AgI ने I को ही करा। क्यों, क्योंकि देखो डिल्यूट से बड़ी चीज़ होती है एक्वस, और एक्वस में कौन है, I है, ठीक है। तो इसलिए उसने I को एड्सॉर्ब करा AgI में, I माइनस आयन, इसको हम बोलते हैं कॉमन आयन, कॉमन आयन इफेक्ट, यही हमारी चीज़ है कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट जो मैं कहना चाह रहा था। यहाँ पे भी I नेगेटिव है और AgI में भी I नेगेटिव है, तो KI से I नेगेटिव छीन लेगा ये, ठीक है। और क्योंकि I नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगा, तो विल एड्सॉर्ब I नेगेटिव आयन फ्रॉम, कहाँ से छोड़ेगा, KI से छोड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम KI, KI आपका क्या है, डिस्पर्सन मीडियम, एंड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज सोल, नेगेटिवली चार्ज सोल बना देगा। क्लियर इतना, शाबाश। तो देख लेते हैं कैसे बना। एक तो आपका देखो Ag और I बनेगा, AgI ये आपका डिल्यूट फॉर्म में, AgI डिल्यूट फॉर्म में, ठीक है, और लिख लेना डिल्यूट प्लस I नेगेटिव होगा, ठीक है। I नेगेटिव आपको पता है कहाँ से आया, फ्रॉम KI, और KI क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, तो आपका एक नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगा, ठीक है। इसको हम ऐसा बना लेते हैं AgI I-1, ये आपका नेगेटिव सोल बन गया, नेगेटिव सोल सोल्यूशन नहीं होता भैया, कहाँ जी रहे हो, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अच्छा, इसी के जैसा अब हमने क्या करा, कुछ चेंज करा, खुद देखना चेंज क्या है। दूसरा टाइम कितनी बची, बहुत है। अब देखो, अब हमने क्या करा, बट इफ़ AgI इज़ फॉर्म्ड, बट इफ़ AgI दोबारा बनाए, AgI इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम, अब थोड़ा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे आप सोच ही रहे हो, समझ में आ ही गया आपको कि हम डिल्यूट सॉल्यूशन ले ले KI का, ठीक है, फ्रॉम डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KI का पहले एक्वस था, अब हमने क्या कर दिया, डिल्यूट ले लिया, ठीक है। और डिल्यूट एक्वस बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है डिल्यूट से, ठीक है, ज़्यादा कंसनट्रेशन की होती है। और अब एक्वस सॉल्यूशन लिया AgNO3 का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 चेंज कर दिया, तो यही तो है प्रेफरेंशियल वो एड्सॉर्प्शन, ठीक है। पहले AgNO3 का डिल्यूट था और KI का एक्वस था, तो I माइनस आया AgI के ऊपर। बट अगर आप AgI कैसे बनाएं, KI का डिल्यूट ले लें और AgNO3 का एक्वस ले लें, तो अब क्या होगा, अब Ag प्लस आयन एड्सॉर्ब होंगे, देन Ag प्लस आयन, और Ag प्लस आयन कहाँ से मिलेगा यार, एक्वस फॉर्म में कौन है, AgNO3, Ag प्लस आयन फ्रॉम AgNO3, और AgNO3 हमारे डिस्पर्सन मीडियम के जैसे काम करेगा, डिस्पर्सन मीडियम के जैसे हमेशा एक्वस वाला काम करेगा, ठीक है। देन Ag प्लस विल गेट एड्सॉर्ब, और एड्सॉर्ब आपको पता है किसमें होगा, AgI में, इन AgI, जिसकी वजह से हम पे अब पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हम पे पॉजिटिवली चार्ज सोल बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल। तो अब हम ले लेते हैं AgI आ गया और Ag प्लस आया, और Ag प्लस कहाँ से आया, फ्रॉम AgNO3, और AgNO3 आपका क्या है, एक्वस सोल्यूशन है जो डिस्पर्सन मीडियम भी है, ठीक है। तो देखो किसी को एक्वस और किसी को डिल्यूट करके क्या फ़र्क पड़ता है, एक्वस ही हमारे डिस्पर्सन मीडियम बनेगा, तो अब हम पे नए तरह का पॉजिटिवली चार्ज सोल बना, जिसपे AgI के ऊपर अब Ag प्लस है, पहले I माइनस था क्योंकि हमारा पहले डिस्पर्सन मीडियम KI था, जो एक्वस में होगा वो हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम, जैसे अब AgNO3 है, और ये हमारा पॉजिटिव टाइप का सोल बना। क्लियर इतनी बात है, शाबाश। तो ये दोनों चीज़ें आपने देख ली,
तो सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन पे भी ये चीज़ डिपेंड करेगी, जो आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड। चलो बच्चों, अब हम इसी सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, और फिर उसके बाद ज़ीटा पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस साइड राइट साइड आपको डायग्राम दिखेगा कुछ ही देर में, और लेफ्ट साइड हम अपनी थ्योरी लिखेंगे। तो इतना काफ़ी है डायग्राम के लिए। तो अब डायग्राम देखिए क्या चीज़ है, देख लिया सबने, तो आपको धीरे धीरे कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर रहे हैं हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर की। हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर क्या चीज़ होती है? हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, यार देखो आपने अभी सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन से कोलाइडल पार्टिकल बना दिया। जब आपका एक्वस सॉल्यूशन था KI, तो आपके AgI के ऊपर क्या आया? I- आया, तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया ना, शाबाश। और जब आपका एक्वस सॉल्यूशन था AgNO3, तो AgI के ऊपर आपका क्या आया? Ag+ आया। ठीक है, अब ये जो जैसे एक बार पॉजिटिव आ गया, एक बार नेगेटिव आ गया, एक बार I- आ गया, एक बार Ag+ आ गया AgI के ऊपर, इसको काउंटर करने के लिए डिस्पर्जन मीडियम में जो अब चार्ज बचा रह गया है, जैसे I- गया तो क्या बनेगा? K+, क्योंकि KI था ना, और आपका AgNO3 था तो Ag+ चले गया AgI के साथ, तो आप क्या बचा? NO3-1। तो काउंटर बैलेंस करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए जो अपोजिटली चार्ज आएगा वो भी एक लेयर की फॉर्म में आएगा, जिसको हम बोलते हैं डबल लेयर। एक तो फिक्स लेयर है जो चिपक गई है कोलाइडल सोल्यूशन के ऊपर, एक फिक्स लेयर चिपक गई, जैसे AgI का कोलाइडल सोल्यूशन है, उसके ऊपर एक बार I- चिपक गया, या दूसरी दुनिया में एक बार Ag+ चिपक गया। अब उसे काउंटर करने के लिए डिस्पर्जन मीडियम से जो अपोजिट चार्ज आएगा न्यूट्रल करने के लिए, वो एक स्टेशनरी लेयर होगी। ठीक है, फिक्स लेयर नहीं होगी, एक स्टेशनरी लेयर होगी। फिक्स तो अंदर वाली है, ठीक है, ये मूवेबल लेयर होगी। तो दो तरह की लेयर हैं, एक फिक्स और एक बाहर वाली। फिक्स वाली तो सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन की वजह से, और बाहर वाली है जो उसे काउंटर करने के लिए आएगी, न्यूट्रल करने के लिए आएगी डिस्पर्जन मीडियम से। तो दो लेयर बन जाएगी, उसे ही हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर कहते हैं। डायग्राम देखो, इस पर चिंतन करो, विचार करो। मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ कि क्या है कि आफ्टर एक्वायरिंग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस बाय कोलाइडल सोल्यूशन, कि कोलाइडल सोल्यूशन ने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया फ्रॉम सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन, अच्छा, इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, आफ्टर एक्वायरिंग पॉजिटिव चार्ज बाय कोलाइडल सोल्यूशन फ्रॉम सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑन देयर सरफेस, उनकी सरफेस में, उन कौन है ये? उन कौन है? यहाँ कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक है, तो फ्रॉम सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑन देयर सरफेस टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज, द oppositely charged layer will be formed from taking opposite charges from dispersion medium। यही मैंने आपको बताया था, और यही हमने लिख लिया कि जब कोलाइडल जो हमारी सॉल्यूशन है उसके सरफेस में चार्ज एक्वायर हो जाएगा, है ना, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन से, कॉमन आयन से, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डिस्पर्जन मीडियम से एक दूसरी लेयर बनेगी जो डिस्पर्जन मीडियम के अपोजिट चार्ज से बनेगी। ठीक है, तो लेयर विल बी फॉर्म्ड, और ये जो लेयर होगी ये सेकंड लेयर होगी। ये लेयर जो होगी वो कैसी लेयर होगी? सेकंड लेयर होगी। पहली लेयर तो आप पे है, डायग्राम आप साथ साथ देख ही रहे होंगे। ठीक है, ये है एज, जैसे यार मैंने आपको बताया AgI था और उसके साथ कौन था? एक बार I-1 था, तो बाहर क्या आ जाएगा? K+ की लेयर आ जाएगी। या आप पे क्या हो? यहाँ पे हो AgI के साथ कौन? AgI के साथ आप पे हो Ag+, तो Ag+ और NO3 होता है तो NO3 की -1 आ जाएगी। तो फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड ये है, ये फिक्स है, वो मूवेबल है। क्लियर है? फिक्स ये है, मूवेबल है। ठीक है, ये तो इसे ही हम हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर कहते हैं। तो दिस टू लेयर जिसमें फर्स्ट वाली, पहली वाली कौन सी है? ये वाली जो पहले से चिपकी हुई है ना, फर्स्ट होगी फिक्स और सेकंड होगी मूवेबल, इसको ही हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, HDL, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर HDL। ये आप लोग देख लो। ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हो, सॉलिड की सरफेस आपको दिख रही है। उसके बाद देखो जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया तो बाहर पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला मूवेबल होगा, तो हेल्महोल्ट्ज़ की डबल लेयर बन गई। हालांकि डबल लेयर हमें नेगेटिव पॉजिटिव को दिखाना चाहिए था। एक तो फिक्स है उसमें, देख रहे हो, I- वाली Ag+ वाली फिक्स होगी, ये वाली मूवेबल होगी। चाहे आप यहाँ लिख सकते हो कि ये वाली क्या होगी? मूवेबल होगी। क्लियर? बहुत बढ़िया।
अब आप खुद ही सोचो, इसके बाद आएगा जीटा पोटेंशियल या काइनेटिक पोटेंशियल। तो क्या है, इन दोनों लेयर में कुछ चार्ज है, उस चार्ज का कुछ पोटेंशियल होगा, उन्हीं पोटेंशियल का डिफरेंस आपको हो जाता है जीटा पोटेंशियल। ठीक है, जीटा पोटेंशियल आपको समझ में आ ही गया, या हेल्महोल्ट्ज़ पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो आप दूसरा डायग्राम देखिए, ये रहा। ठीक है, और अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रो काइनेटिक या ज़ेटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक या ज़ेटा पोटेंशियल, ये हम पे चीज़ है। तो क्या चीज़ है ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक या ज़ेटा पोटेंशियल? तो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे कि हम पे जो हमारी डबल लेयर है उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, एक फिक्स लेयर के बीच में और जो मूवेबल लेयर है उसे हम ज़ेटा पोटेंशियल बोलते हैं। तो आप डायग्राम देख लो, समझ लो, फिक्स लेयर और मूवेबल लेयर के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पॉजिटिव बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा होता है, तो वही चीज़ है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट between the potential difference that exists between the stationary fixed layer and the layer of जो हमारे काउंटर चार्ज है, लेयर ऑफ काउंटर बोल लो, या आप क्या बोल सकते हो, न्यूट्रलाइज चार्ज, नहीं काउंटर सही है, काउंटर के अलावा और क्या बोल सकते हो, कंपनसेट करने आ रहा है ना, काउंटर कंपनसेटिंग चार्ज लेयर, काउंटर कंपनसेटिंग चार्ज लेयर फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, काउंटर कंपनसेटिंग चार्ज लेयर फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम। अच्छा, इसको और एक मॉडर्न तरीके से डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि मान लो कि स्टेशनरी फिक्स लेयर और जो चार्ज डबल लेयर है वो तो एक साइड है, और डिस्पर्जन मीडियम से काउंटर लेयर आ गई, उससे भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इससे भी काम चल जाएगा। या तो ऐसे एक्सप्लेन कर लो कि एक तो फिक्स है, एक आपकी काउंटर वाली आई, और फिर डिस्पर्जन मीडियम में जो बचा, ठीक है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही सही माना जाएगा। ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्टेशनरी फिक्स लेयर एंड द लेयर ऑफ द काउंटर कंपनसेटिंग चार्ज लेयर फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम एंड ऑल्सो द, जो उसमें बची रह गई डिस्पर्जन मीडियम में, तो एंड ऑल्सो द डिफ्यूज लेयर प्रेजेंट इन डिस्पर्जन मीडियम। तो आप चाहे वैसे बोल लो उन दोनों के बीच में, या इनको ऐसे रहने दो, इनका पूरे का, और जो हमारी डिफ्यूज लेयर है डिस्पर्जन मीडियम में, ये। ठीक है, अब होता क्या है यार, इनमें ना कोगुलेशन नहीं हो पाता। कोगुलेशन क्या चीज़ होती है कि जो आपका पेप्टाइजेशन था, पेप्टाइजेशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को शेक करके क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के साथ शेक करके क्या बनाते हैं, कोगुलेट बना देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। तो कोगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन है उसका उल्टा, कि कोलाइडल सॉल्यूशन को दोबारा प्रेसिपिटेट बना दें, तो वो नहीं हो पाता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल और सिमिलर चार्ज जो है ना वो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, जैसे यहाँ पे देखो नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है फिर पॉजिटिव है ना डिफ्यूज लेयर का, तो वो रिपेल करेंगे, इसकी वजह से कोगुलेशन नहीं हो पाता। तो द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस creates repulsion and prevent कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन से बचा के रखता है, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन से बचा के रखता है। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड यार। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस देखो कितना बढ़िया है। एक हमने यूट्यूब बनाई, ठीक है, यूट्यूब के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, कैथोड एनोड। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, चार्ज होता है, और अगर आपने कैथोड एनोड लगाया है तो आपको पता है कैथोड पे कौन जाएगा, कटायन, एनोड पे कौन जाएगा, अनायन। तो क्या होता है कि अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मोशन होता है, किसका, कोलाइडल पार्टिकल्स का। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। ये है कटायन कैथोड पे जाएगा क्योंकि कटायन होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव, और अनायन जाएगा एनोड पे क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव और अनायन होते हैं नेगेटिव। तो ये है, यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं, दिख ही रहा होगा आपको किधर को जा रहे हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज को इंडिकेट कर रहा है ना, कि भाई कोलाइडल पार्टिकल में चार्ज होता है। तो इट इज़ द फिनोमिना, एक तरह का फिनोमिना है।
तो द फिनोमिनन ऑफ movement, the phenomenon of movement of, it is the phenomenon of movement of colloidal particles, phenomenon of movement of colloidal particles towards oppositely charged electrode, towards oppositely charged electrodes. और चार्ज तो एक ही तरह का होता है ना, ऊपर की तरफ, जैसे AgI I माइनस है तो I माइनस अनायन है तो एनोड की तरफ जाएगा वो, और AgI और Ag प्लस है तो प्लस वाला कटायन है कैथोड की तरफ जाएगा। यह है अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होता है ना, आपने इलेक्ट्रोड लगाए उनसे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इन पर फोर्स लगाएगा तो ये मूव करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज़ है। तो इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट कन्फर्म्स प्रेजेंस ऑफ, ये कन्फर्म करता है प्रेजेंस ऑफ चार्ज, CHARGE। और आगे आप रामकानी लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन द कोलाइडल पार्टिकल्स, या कोलाइडल फॉर्म, या कोलाइडल सोल, ये है, ठीक है। बस इलेक्ट्रोफोरेसिस ये है, बाकी आपको ये लिखना है तो आप ये लिख लो, कटायन जो है किधर को भागेगा, कैथोड को, और अनायन जो है किधर को भागेगा, एनोड को। कटायन कैथोड, अनायन एनोड, बस इतनी सी बात लिख लेना। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस की जैसे एक और है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, तो करेंगे तो यही, किसका एप्लीकेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एप्लीकेशन करेंगे, बट वो होगा कब, वो होगा वाया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको पता है ना, मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये चीज़ें है ना। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी फिनोमेना है एक तरह का, है ना, ओस्मोसिस क्योंकि हमने सॉल्यूशन में पढ़ा है तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे इतने डिटेल में, आप सॉल्यूशन रेफर कर दीजिए, ऑस्मोसिस क्लियरली आपको पार्ट दिखेगा, वहाँ देख लीजिए। तो इट इज़ द फिनोमेनन इन विच movement of particles, it is the phenomenon in which movement of particles is prevented। कैसे प्रिवेंट कर दिया कि यार उसे ऊपर सोख लेंगे ना, आपको पता है सारे को खींच लेंगे ऊपर की तरफ, तो अब वो अपने मनचाहा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, उन्हें तो ऊपर खींच लिया गया है, तो अब वो जैसे अपनी मर्जी से मूव करना चाह रहे थे वैसे मूव नहीं कर पाएंगे। द फिनोमेनन इन विच मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज प्रिवेंटेड एज अ रिजल्ट डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। डिस्पर्जन मीडियम बिगिंस मूव टूवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स begin move towards opposite electrodes under application of इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ठीक है, शाबाश। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। ये पेप्टाइजेशन का उल्टा है, जस्ट रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या था कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को हम इलेक्ट्रोलाइट के साथ शेक करते थे, है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाता था, डिस्पर्जन मीडियम में से इलेक्ट्रोलाइट के साथ शेक करते थे, जिसकी वजह से वो कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ पे उल्टा करना है, जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसमें नमक डाल के उसको ख़राब कर देंगे, फाड़ देंगे, जैसे दूध को फाड़ते हैं ना पनीर बनाने के लिए, वैसे, ठीक है। ये तो अब हम पे नेक्स्ट टॉपिक है, ये एक मार्क्स में पक्का आएगा, इसका नाम है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। ये चीज़ है, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, ये चीज़ है। तो कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ, ये रिवर्स है किसका, पेप्टाइजेशन का। एक मिनट में इंक भर लूँ फिर आपको कराता हूँ। जस्ट रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन, तो इसमें क्या होगा, व्हेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज सब्जेक्ट टू, आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन में हम कुछ करेंगे, पीएच को चेंज करेंगे, केमिकल डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, ऐसा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप डायलिसिस भी कर सकते हो इसमें। तो व्हेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज सब्जेक्ट टू डायलिसिस या एडिंग सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट या
पीएच चेंज कर दें उसका, पीएच चेंज हो, एसिड डालें, बेस डालें और कुछ भी डालें, है ना, ऐसे। तो वैन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज सब्जेक्ट टू डायलिसिस या सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट पीएच चेंज, एसिड बेस, ये करें। या बहुत सी चीज़ें, मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज आइंस, या तो हम क्या कर दें, मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज आइंस कर लें, अपोजिट आइंस बॉइलिंग करा दें। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसकी सारी कोलाइडल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। बॉइलिंग है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लें, है ना, बॉइलिंग कर लें, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लें, जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट जो चार्ज पार्टिकल है वो वहाँ से हटना शुरू कर दें। तो बस फिर जैसे ही हट जाएंगे तो कोलाइडल फॉर्म रहेगी नहीं, ठीक है। एज ए रिजल्ट चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ना एट सरफेस, या तो वो रिमूव हो जाएंगे या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे अपोजिट आइन से। तो गेट्स रिमूव्ड, या तो वो अलग हो जाएंगे या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, गेट्स रिमूव्ड या न्यूट्रलाइज, या तो रिमूव हो जाएंगे या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ऐसा है। एंड दे एग्रीगेट, अब जब वो हट गए तो जमा हो जाएंगे, दे एग्रीगेट टू फॉर्म क्या, प्रेसिपिटेट या कॉगुलेट, प्रेसिपिटेट या कॉगुलेट, या तो उसे प्रेसिपिटेट बोलो या कॉगुलेट बोलो, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम या तो डायलिसिस कर दें, बॉइलिंग कर दें, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दें, अपोजिटिव चार्ज आयन से मिक्स करा दें, सॉल्ट डालें, इलेक्ट्रोलाइट डालें, पीएच चेंज करें, एसिड बेस करें। इसकी वजह से क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल या तो हट जाएंगे या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जो बचेगा वो प्रेसिपिटेट या कोगुलेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, या इसे एक और चीज़ बोलते हैं फ्लोकुलेशन, या तो कोगुलेशन बोलते हैं या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़ें, शाबाश। अब जब ये हो जाए तो हम पे क्या बचा, अब हम पे यार थोड़ा ही देख लो पॉजिटिव कोलाइड और नेगेटिव कोलाइड के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। पॉजिटिव कोलाइड और नेगेटिव कोलाइड के एग्जाम्पल क्या है। पॉजिटिव, और ये याद कर लेना या मेमोराइजेशन में याद रखना, पॉजिटिव कोलाइड और नेगेटिव। एक मिनट में इनकी भर दूँ पहले फिर पढ़ाता हूँ। तो देखो पॉजिटिव कोलाइड और नेगेटिव कोलाइड का एग्जाम्पल, नेगेटिव कोलाइड्स पढ़ लिया करो बच्चों, देखो कितनी हार्डशिप है इसमें। पॉजिटिव कोलाइड और नेगेटिव कोलाइड के एग्जाम्पल आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे पॉजिटिव कोलाइड में आ गया FeOH होल थ्राइस, TiO2, AlOH होल थ्राइस, ये सारे हैं, है ना, आपको याद होंगे। और बताओ, एक वो भी देखा हीमोग्लोबिन, अभी देखा था हीमोग्लोबिन, और जितने भी डाइज हैं आपकी, डाइज भी पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। जैसे एक डाई तो बहुत होती है, एजो डाई होगी, या मिथाइलिन ब्लू हो गई, मिथाइलिन ब्लू, ये चीज़ें क्लियर, शाबाश। अब देखो नेगेटिव कोलाइड में बहुत से हैं, जैसे CDS हो गया, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, और हो गया SbH3 एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। फिर Sb की वैलेंसी तो होती है, गलत लिखा हुआ होगा, फिर Sb2H3 होता है, ठीक है ये। और नेटिव मेटल हो गए, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे नेगेटिव तो हैं, नेगेटिव है मतलब सर, ये तो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव एडजॉर्प्शन होगा ना इनका, ये है। और बहुत सी एसिडिक डाइज हो गई, एसिडिक डाइज लाइक, जैसे एसिडिक डाई में क्या आएगी, कॉन्गो रेड आ गई, जैसे इओसिन आ गई, ये चीज़ें कॉन्गो रेड, इओसिन, ऐसी चीज़ें है ना, एक्सेट्रा। और कुछ और भी हैं, जैसे क्ले हो गया, स्टार्च हो गया, ऐसे क्ले, स्टार्च, एक्सेट्रा, ये चीज़ें क्लियर, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब एक हम क्या देख लेते हैं कि अभी आपने कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन देखा, तो उसका ना एक पैमाना बनाया, पैरामीटर बनाया, जिसे हम बोलते हैं कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू, फ्लोकुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू, ये देखना, ठीक है। तो यार इसमें ना एक साइंटिफिक सी डेफिनेशन है कि क्या है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लगेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट लेना है मिली मोल्स पर लीटर में, ताकि हम क्या करें, 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेट कर दें 2 घंटे में, यह है, ठीक है। 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेट कर दें 2 घंटे में। तो क्या है, द
मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स per liter. The minimum amount of electrolyte in millimoles per liter required to coagulate या precipitate. क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लगेगी मिलीमोल्स पर लीटर में जो कोगुलेट या प्रेसिपिटेट करने में लगेगी? क्या 1 लीटर किसका? 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन को कोगुलेट या प्रेसिपिटेट करने में लगेगी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, ठीक है। 2 घंटे में करना है ये काम। ये हमारी होती है कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज़ है, कोगुलेटिंग वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी कोगुलेटिंग पावर कम होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है जैसे एसिड का पीएच जितना 1 के क्लोज होगा उतना बढ़िया होता है ना। तो नोट याद ये रखना कि कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग एबिलिटी या कोगुलेटिंग पावर, इसके याद रखना इन्वर्स होती है ना, कि ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर का कौन होगा? जिसके कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होगी? कम होगी, ठीक है। पावर या वैल्यू कुछ भी लिखना है तो वो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक रूल है जिसको हम बोलते हैं हार्डी-शुल्जे रूल। इसने क्या बोला कि यार आपको पता है एक्टिव आयन क्या होते हैं? जो कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर होते हैं, है ना, वो एक्टिव आयन है। जैसे AgI में I- है या Ag+ है। तो इन्होंने बोला एक्टिव आयन की जितनी वैलेंसी होगी ना उतनी ज़्यादा उनके कोगुलेटिंग पावर होगी। ये बोला, सिंपल सी बात है। जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उतना ज़्यादा उनका क्या होगा? कोगुलेटिंग वैल्यू होगी, या उतनी आसानी से वो कोगुलेट कर पाएंगे। हालांकि इसके एक नुकसान ये है, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, यह है। तो हम पे हार्डी-शुल्जे रूल। सिंपल सी बात इन्होंने ये कही कि द हायर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन आपको पता है जो सरफेस में रहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो तो हायर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी एक्टिव आयन की, हायर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन, तो ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर टू कोगुलेट द सॉल्यूशन। तो ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी भी रहती है। तो ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर टू प्रेसिपिटेट द सॉल्यूशन। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो हमें किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करना है और हम पे 2 हैं आयन जिनसे उन्हें प्रेसिपिटेट करा जा सकता है। 2 सॉल्यूशन हैं जिनसे ये आयन मिलेंगे, एक है A2+, एक है A3+, तो ज़्यादा इफेक्टिव 3+ वाला होगा। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखना है ना, और जैसे A2- हो, B3- या 4- हो, तब भी यही वाला होगा, है ना। तो जितना ज़्यादा आयन की वैलेंसी होगी उतना ज़्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी किसी सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने की। बस सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा वैलेंसी, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा आसानी से वो उसे किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट कर पाएगा, ठीक है। ये तो जैसा एग्जांपल है, कटाइन के देख लेते हैं, अनायन का देख लेते हैं। तो दोनों में एक ही जैसा चलेगा ना, जैसे Al3+ ज़्यादा होगा Barium2+ से, ये ज़्यादा होगा Na+ से, है ना। ऐसी चीज़ें चलेंगी, Na+ ले लो या K+ ले लो, कोई भी चलेगा। अब जैसे नेगेटिव में भी ऐसी होगा, आप वैलेंसी निकाल लेना, जैसे FeCN6 4- FeCN6 4- हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। यह है, इसके ज़्यादा होगी, अगर आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा ज़्यादा, ये 4- है। ये फॉस्फेट PO4 3- से ज़्यादा होगा, और फिर ये ज़्यादा होगा SO4, कोई भी ले लो, जैसे सल्फेट ले लो SO4 2-, और ये ज़्यादा होगा क्लोरीन से, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा इनकी वो होगी। तो ये दोनों के ऑर्डर हैं, देखो वैलेंसी का तो ही, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? आपका कोगुलेटिंग पावर का भी, CP का, या फ्लोकुलेशन पावर का FP का, या तो कोगुलेटिंग पावर या फ्लोकुलेशन पावर। तो सबसे ज़्यादा चार्ज वाले की होगी, है ना। यही कहा हार्डी-शुल्जे रूल ने, ठीक है। अब देखो एक क्या होता है,
कोलाइड का एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आता है। आइसोइलेक्ट्रिक मतलब ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, पीएच में उसका न्यूट्रल वैल्यू आएगा। तो उसी की बारे में बात करेंगे, जो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ कोलाइड। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ कोलाइड, इससे बढ़िया नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, इसमें सब चीज़ कवर है, कुछ भी नहीं छोड़ा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ कोलाइड यार आप समझ ही गए। इसको क्या बोला, ना कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होगा ना पॉजिटिवली चार्ज होगा, ऐसी हमारी पीएच की वैल्यू या H+ की वैल्यू। तो इट इज़ द पीएच, या सबसे मेन ये है कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आइंस, ऐसी कंसंट्रेशन H+ आइंस की, ठीक है, एट विच जो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है ना वो पॉजिटिव हो ना वो नेगेटिव हो, ना वो एसिडिक हो ना वो बेसिक हो, ठीक है, एट विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, ये चीज़ है। तो ये एक ऐसा पीएच है या कंसंट्रेशन है H+ आयन की जहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल ना एसिडिक है ना बेसिक है, या ये भी मेन है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ऐसे बोल सकते हो। मेनली ये जनरली किसके लिए होता है, यहाँ पे जो हमारा लायोफोबिक होता है, जिसमें डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम से क्या लगता है, डर लगता है, उसके लिए सबसे स्टेबल स्टेट यही होती है। तो दिस इज़ द स्टेबल स्टेट, दिस इज़ द स्टेबल स्टेट फॉर लायोफोबिक कोलाइड, फॉर लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड के लिए ये स्टेबल स्टेट होती है। इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे जिलेटिन है उसकी 4.7 में होती है ये चीज़, जिलेटिन भी एक कोलाइड है, उसकी होती है 4.7 में। क्लियर, शाबाश, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यार एक चीज़ देखो, जैसे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होते हैं, क्या होते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, अपने को बचा के रखते हैं, अपने पीएच को चेंज नहीं होने देते, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जेई में तो 1 ही 2 बार आए हैं, नीट में तो 2-3 बार छोड़ के आ ही जाते हैं। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हैं, क्या होते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, तो सिंपल सी बात है, देखो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या हैं कि जैसे लायोफोबिक आपको पता है उनमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं रहती, वो ईजिली कोगुलेट हो जाते हैं जब हम उनमें इलेक्ट्रोलाइट का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो वी नो दैट लायोफोबिक जो हमारे कोलाइड्स होते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स आर ईजिली प्रेसिपिटेट या कोगुलेट, प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन एक ही चीज़ है ना, कोगुलेट बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं तो जो लायोफोबिक कोलाइड होते हैं वो बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो सकते हैं। तो अगर इन्हें बचाना है तो हमें लायोफोबिक कोलाइड में लायोफिलिक टाइप का कोलाइड ऐड करना पड़ेगा, इस वजह से वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लायोफिलिक ऐड करेंगे लायोफोबिक में, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो टू प्रिवेंट दिस, क्या बचाना है, कोगुलेशन से बचाना है ना। तो टू प्रिवेंट दिस लायोफिलिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लायोफिलिक जो होते हैं उन्हें लायोफोबिक में ऐड कर देते हैं, लायोफिलिक खुद नुकसान झेल लेते हैं, इन्हें बचा के रखते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड्स आर एडिड टू देम, लायोफिलिक कोलाइड आर एडिड टू देम कौन है, लायोफोबिक है ना। दिस सिस्टम इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड, दिस सिस्टम, ये एक मार्क्स की टर्मिनोलॉजी तो ज़्यादा इसमें मैं जोर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ये है, ठीक है। तो लायोफोबिक बहुत इजीली कोगुलेट हो जाते हैं या प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट डालने से, तो बचाने के लिए उसमें लायोफिलिक ऐड कर देते हैं और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलते हैं। इसके बहुत एग्जांपल हैं, जैसे हो गया हमारा गम हो गया, और सुना होगा तुमने एल्बुमिन, और अभी एक चीज़ सुनी जिलेटिन, ऐसे गम हो गया, एल्बुमिन हो गया, जिलेटिन हो गया, एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एक ना जैसे कैरेट होता है ना, कैरेट या आप बोलते हो पीएच है, तो ये सारी एक कंट्रोल्ड वैल्यू होती है, मेजरेबल,
ऐसी कोलाइड्स के लिए होती है गोल्ड नंबर। और ये दिया था जिग्मोंडी ने, जेड साइलेंट होता है, इग्जमोंडी बोलते हैं, पर गोल्ड नंबर है, ठीक है। सिग्मोंडी जेड साइलेंट होता है, ठीक है, बाई सिग्मोंडी SIGMONDY, पर जेड साइलेंट होता है ना, जेड कहाँ है, ये रहा सिग्मोंडी, ठीक है। इन्होंने दिया था, तो उन्होंने क्या बोला, गोल्ड नंबर एक मिनिमम वेट है किसका, इन्होंने बोला था प्रोटेक्टिव कोलाइड का मिनिमम वेट है, ठीक है। तो इट इज़ द मिनिमम वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड और मिलीग्राम में लेना है, तो इट इज़ द मिनिमम ऐसे लिख रहा हूँ, वेट ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, मिनिमम वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, इट इज़ द मिनिमम वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स इन मिलीग्राम, इतना पढ़ लो, इट इज़ द मिनिमम वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम। और तो मैं भी भूल गया इसमें क्या था इट इज़ द मिनिमम वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, ठीक है। सिंपली ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा ना, विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ, कोई होता था इसमें गोल्ड होता था, गोल्ड से है ना, तो विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ मेरे हिसाब से 10 ग्राम होता था, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन, गोल्ड सोल, ऐसे कुछ होता था। इट इज़ द मिनिमम वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ग्राम नहीं होता था, मेरे हिसाब से ml होता था, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोलाइड ग्राम में डालते थे, सोल ml में होता था, ठीक है। गोल्ड सोल रेड कलर का, डेफिनेशन बना के, गोल्ड सोल रेड कलर का, ठीक है। when 1 ml of 10% solution of NaCl is added to it, when 1 ml of 10% solution of NaCl is added to it, इसमें 1 ml डालें 10% सॉल्यूशन का, 10% मतलब 90 ग्राम पानी होगा, 10 ग्राम NaCl होगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल होता था पोटैटो स्टार्च, जैसे पोटैटो स्टार्च, ठीक है, इसे लेते थे 20 से 25%, पोटैटो स्टार्च होता था 20 से 25%, ठीक है। मतलब इसका गोल्ड नंबर होता था 20 से 25% में होता था वो, पता नहीं, गोल्ड नंबर तो बहुत पहले होता था कंसेप्ट, पर ठीक है, तुम पढ़ लो, अच्छा है। अब एक चीज़ याद रखना, गोल्ड नंबर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर, जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होगा ना उतना बेकार है, उतनी प्रोटेक्टिव पावर क्या होगी, कम होगी, जितना छोटा गोल्ड नंबर उतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर। तो गोल्ड नंबर है क्या, गोल्ड नंबर बस क्या है कि मिलीग्राम में हमें प्रोटेक्टिव कोलाइड कितना लगेगा, कि हमें 1 ml रेड गोल्ड सोल को NaCl के 10% सॉल्यूशन से कोगुलेट होने से बचाना है, ठीक है। ये चीज़ें है ना, इट इज़ द मिनिमम वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्शन का काम तो वही है ना, प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम प्रोटेक्शन है, जो इसका 10 ml गोल्ड सोल जो रेड कलर का है उसका कोगुलेशन बचा देगा, कोगुलेशन उसे ये इलेक्ट्रोलाइट कर रहा है जो 10% है 1 ml में, है ना, तो ये चीज़ है गोल्ड नंबर। इसके बाद एक और चीज़ आती है कॉन्गो रूबिन नंबर, वो भी गोल्ड नंबर के जैसे ही है, और वो हमें दिया था ओस्टवाल्ड ने, ठीक है, कॉन्गो रूबिन नंबर बाई ओस्टवाल्ड, कॉन्गो रूबिन नंबर किसने दिया था, ओस्टवाल्ड ने, बाई ओस्टवाल्ड, कॉन्गो रूबिन नंबर जो है ओस्टवाल्ड ने दिया था, ठीक है। एक मिनट, चलिए देखिए, कॉन्गो रूबिन नंबर जो ओस्टवाल्ड ने दिया था वो है क्या, ये भी वैसे ही इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है, मिलीग्राम में लेंगे, जो प्रिवेंट करेगा कलर चेंज इन 100 ml ऑफ 0.01%, ये तो आप याद रखना, बेसिकली कॉन्गो रूबिन डाई होती है, उसके कलर को प्रिवेंट करने से बचाना है, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टिव कोलाइड का यूज़ करेंगे, जिसमें हमने कलर चेंज करने के लिए इतना इक्विवेलेंट KCl डाला, कितना 0.16 ग्राम। तो बेसिकली कॉन्गो रूबिन रेड के कलर को बचाने के लिए हमें कुछ प्रोटेक्टिव कोलाइड का यूज़ करना है ना, और वो चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसमें KCl डाला। तो यूनिट्स आप याद रख लेना क्या क्या है। अब बात करेंगे देखो इमल्शन की, इमल्शन आपको पता है जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, क्रीम हो गया, ये सारे इमल्शन है, सोप हो गया। इमल्शन में क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड होता है,
इमल्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड होता है, जैसे मिल्क हो गया और फैट हो गया, क्रीम हो गया, कॉड लीवर ऑयल, सोप, ये सारी चीज़ें हैं ना, इमल्शन फॉर्म होती है। ठीक है, पेंट भी इमल्शन फॉर्म ही है जिसमें डिस्पर्स फेस डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हो। अब इसको ना स्टेबल करने के लिए हम इमल्सीफायर का यूज़ करते हैं। इमल्सीफायर का यूज़ क्या होता है कि ये क्या करता है, जो हमारा इमल्शन है उसे क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है। जैसे इमल्सीफायर हम यूज़ करते हैं मिल्क में सीजन एक प्रोटीन होता है, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यह है डीमल्सिफिकेशन। आप समझ ही रहोगे, इमल्शन ख़राब हो जाए, कैसे ख़राब हो सकता है, हीट करके, और कैसे ख़राब हो सकता है, और जैसे इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, एसिड डाल दें, पीएच चेंज कर दें, या हम इमल्सीफायर जो इसे स्टेबल बना के रखा हुआ है उसे ही ख़राब कर दें केमिकली, ये चीज़ है ना। तो इमल्शन आप याद रख लेना क्या है, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, दोनों ही क्या है आपके लिक्विड है। अब देखो इमल्शन दो तरह के होते हैं, आप खुद ही समझ जाओगे। एक होता है ऑयल हो वाटर में, मतलब पानी ज़्यादा हो ऑयल कम हो, और एक होता है वाटर इन ऑयल, मतलब एक तो है ऑयल इन वाटर मतलब पानी में तेल हो, और एक है वाटर इन ऑयल। ठीक है, तो टाइप्स देखेंगे। एक है ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर, और एक है वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। ठीक है, मतलब वाटर इन ऑयल। तो यार आप समझ ही रहे हो, दोनों लिक्विड ही तो हैं, वाटर और ऑयल। तो आप यहाँ देखो डिस्पर्स फेस डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ पे भी डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम। आप देखो यहाँ है ऑयल इन वाटर, तो डिस्पर्स फेस हुआ ऑयल, और किस में डाल रखा, वाटर में। और यहाँ है वाटर इन ऑयल, मतलब वाटर कम है और ऑयल ज़्यादा है। इसका यार एग्जांपल बता दो आप मुझे, और इसके भी बता दो। ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें पानी में तेल हो, पानी में तेल हो, पानी में तेल हो, पानी में तेल हो, जैसे मिल्क हो गया, फैट होता है ना पानी में, मिल्क हो गया, और वैनिशिंग क्रीम वो भी हो सकती है, वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम। ठीक है, अब तेल में पानी हो, तेल में पानी, तेल में पानी, कोई एग्जांपल, तेल में पानी, तेल में पानी मतलब तेल वाली चीज़ ज़्यादा हो, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, क्लेरिफाइड बटर, और जैसे कॉड लीवर ऑयल हो गया है ना, कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, तो ये देख लेना ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ठीक है, अब इसके यूजेस देख लो इमल्शन के। इमल्शन के यूजेस क्या क्या हैं, यूजेस ऑफ इमल्शन, यूजेस तो जैसे मिल्क है, आपको पता है मिल्क का कहाँ कहाँ यूज़ होता है यार, मिल्क का तो बताना ही नहीं पड़ेगा ना आपको किस में यूज़ होता है। मिल्क आपको बताइए क्या है, मिल्क इज़ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ठीक है, वाटर में ऑयल इमल्शन है, और यूज़ आपको पता ही है, खाने में, पीने में, सब चीज़ों में है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। मिल्क के अलावा और जितने भी पेंट्स हैं सारे इमल्शन होते हैं, ये भी आपको बताया था मैंने अभी बातों बातों में। ऑल पेंट्स आर इमल्शन, ऑल पेंट्स आर इमल्शन, जितने भी पेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमल्शन होते हैं। और क्या बता सकते हो यार, जितने भी पेंट है इमल्शन है। तो फैट इन इंटेस्टाइन, जो हमारी आंतें होती हैं उसमें फैट होता है, वो भी इमल्शन टाइप का होता है, फैट इन इंटेस्टाइन्स। और चौथी चीज़, और बताओ क्या हो सकती है, और जैसे सोप एंड डिटर्जेंट, जो क्लिनजिंग एक्शन होता है सोप का, वो भी इसी पे बेस है, इमल्शन पे। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट पता है ना आपको, सोप एंड डिटर्जेंट फैट या डर्ट को रिमूव करते हैं। फैट और डर्ट क्या है, इमल्शन ही तो है, फैट या डर्ट, ये चीज़ें क्लियर है, शाबाश। तो फैट एंड डर्ट को रिमूव करते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ऑयल एंड वाटर इमल्शन। ठीक है, तो ऑयल मतलब फैट और वाटर इमल्शन, कौन, सोप और ये है ना, ये चीज़। तो ये तो इतना ही है। अब एक आखिरी चीज़, सरफेस केमिस्ट्री में हम पे जेल होती है, जेल पढ़ लो फिर इसके बाद ख़त्म है। तो जेल क्या होती है यार, जेल में डिस्पर्स फेस क्या होता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम। जेल आपने जेली देखी है ना, मीडियम कैसा होता है, सॉलिड होता है, और फेस क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, तो डिस्पर्स फेस होता है लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम होता है सॉलिड। ठीक है, लिक्विड में सॉलिड। यार जेल के लिए ना एक चीज़ यूज़ करते हैं, वीपिंग या सिनरेसिस, वीपिंग या सिनरेसिस। वीपिंग मतलब क्या होता है, जैसे आप रोते हो तो आपसे क्या कम हो जाता है, दर्द नहीं, पानी कम होता है ना आँखों से, मॉइस्चर कम हो जाता है, तो वही है वीपिंग या सिनरेसिस। मतलब क्या है कि जो जेल है अपने वाटर
जो मॉइस्चर है उसे रिमूव कर दे, है ना। हीटिंग वूटिंग की वजह से हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच जेल लूजेस ये श्रिंकेज, पिचक जाएगी ना जब उससे पानी निकल जाएगा। तो प्रोसेस बाय विच जेल लूजेस ए श्रिंकेज वाटर मॉइस्चर, वाटर मॉइस्चर, वाटर के मॉइस्चर हट जाए उससे, ठीक है। तो उसे वीपिंग बोलते हैं, रोती है जेल, पानी निकल गया, ये चीज़ है। क्लियर, शाबाश। अब एक चीज़ और होती है थिक्सोट्रोपी, थिक्सोट्रोपी जो इससे जुड़ी हुई है ना, सारे कंपटीशन के लिए पढ़ लो क्या जा रहा है। ये एक तरह की प्रोसेस है यार, ठीक है, जिसमें क्या है कुछ जेल को जब हम शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। जैसे अब खाने वाली जेली होती है, उसे कहीं बंद करके हिलाओ तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, वो थिक्सोट्रोपी होता है ना। तो सम जेल्स चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म, कुछ जेल चेंज हो जाती है लिक्विड फॉर्म में ऑन शेकिंग, जब उसे शेक करो। और इफ़ अलाउड टू स्टैंड, अगर उसे ऐसे ही रख दो, बर्फ़ में ना रखो, फ्रीज़ करके ना रखो, ऐसे ही रख दो, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। जेल फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं थिक्सोट्रोपी। अब आपका लास्ट टॉपिक, दो तरह की जेल होती है, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक जेल, उनका देखते हैं ना। कोई जेल इलास्टिक होती है, एक नॉन इलास्टिक होती है। तो इलास्टिक जेल और नॉन इलास्टिक जेल्स, एक है इलास्टिक जेल, दूसरी है नॉन इलास्टिक जेल्स। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। यार देखो होता क्या है, तो देखो यार मैंने लिख दिया, टाइम ज़्यादा ही नहीं था। इलास्टिक जेल क्या होता है, आप नाम ही बता रहे हैं, इलास्टिसिटी होगी इसमें, और इसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी। जो इलास्टिक होता है वो अपनी ओरिजिनल शेप में भी वापस आ सकता है डिहाइड्रेशन के बाद भी। तो इलास्टिक जेल क्या इलास्टिसिटी है और अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकते हैं इनफैक्ट आफ्टर डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये नहीं आ सकते वापस। देखो इनिबिशन क्या होता है, अगर हम इलास्टिक जेल को पानी में डालते हैं तो ये फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है इनमें, तो वो चीज़ है। ये रिवर्सिबल भी होंगे, एग्जाम्पल है स्टार्च और जिलेटिन। तो एक तो ये क्या है इलास्टिक है, डिहाइड्रेशन के बाद भी ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकते हैं। इनिबिशन हो जाते हैं मतलब पानी में डाल के ही इसमें स्वेलिंग आ जाती है, रिवर्सिबल होते हैं, स्टार्च होता है, जिलेटिन इसका एग्जांपल है। नॉन इलास्टिक जेल क्या है, देखो यार इलास्टिसिटी शो नहीं करेगा, आपने इसके शेप में वापस ला ही नहीं सकते। इवन आप अगर पानी भी दे दो, जैसे आपने पानी निकाला और फिर पानी दे दो, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते। एक बार आपने अगर इससे पानी निकाल दिया ना, तो ऐसे हो जाएंगे ये कि अब ये पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। आप पानी भी दे दो, दोबारा ये जेल नहीं बन पाएंगे। एक बार अगर आपने पानी निकाल दिया तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे, उसके बाद ये दोबारा जेल नहीं बन सकते, तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते। उसके बाद यार इनमें इनिबिशन नहीं होता, ये इरिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल देख लेना, सिलिसिक एसिड, ठीक है, देखने में क्या जाएगा, सिलिसिक एसिड नाम याद रख लेना। तो यहाँ पे आपका सरफेस केमिस्ट्री ख़त्म होता हुआ। थैंक यू।